हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ सवाल। अब देखिए 2021 का प्रीलिम्स है, 100 सवाल आने वाले हैं। आप सोचें कि आखिरी के 1 महीने में 2 महीने में कुछ पेपर लगा के आपका कुछ हो जाने वाला है तो शायद हो सकता है, लेकिन सही मायने में एक घड़े को भरने में अगर बूंद बूंद से भरेंगे तो बढ़िया भर जाएगा। और वही हमारा अप्रोच है। यहां पर हर रोज अगर हम 10 से 15 सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो पहली चीज जो फायदा हमें होने वाला है वो ये है कि हमें सवाल कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आ जाएगा। आपने 2020 का पेपर देखा होगा, 19 का देखा होगा, और नहीं देखा तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उससे आपको एक और बात समझ में आएगी कि हर चीज आप नहीं पढ़ सकते। जरूरत है कि आपको सवाल सॉल्व करने लायक इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। हम यहां पर आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट होता है, ना कि एक स्पेशलिस्ट। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल बात करना चाह रहा है कि जो जैनाज हैं वो अपनी जो किताबें होती थी, अपनी जो टीचिंग्स होती थी, जो भी चीजें वो प्रीच करते थे, वो कौन सी भाषा में करते थे। अब देखिए, सवाल यहां पर सीधा है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लें। जैनिज्म, बुद्धिज्म, 2 रिलीजन्स आते हैं। ये क्यों आते हैं ये बहुत जरूरी है समझना, तब हमें पता चलेगा कि ये कौन सी भाषा यूज करेंगे। साथ में हमें पता चलेगा कि आखिर इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया। तो यहां देखिए, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन्स थे, जो वेदास को मानते थे, 4 वेद नाम याद रखें उनके आप। चारों वेदों को जो मानते थे, जो वेदों के ऊपर विश्वास रखते थे, वो आपके ब्राह्मण वाले रिलीजन हो गए, जो संस्कृत का यूज करेंगे पढ़ाने के लिए। साथ में ब्राह्मी का भी यूज किया जाता है कहीं कहीं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। अगर आप सही मायने में देखें तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का सबसे पहला ही जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो नींव है वो ये है कि ये वेद को नहीं मानते हैं। ये जो वेद की ऑथेंटिसिटी है उसको नहीं मानते। दे चैलेंज व्हाट इज टॉट इन वेदास। और इसी वजह से आपको पता होगा बुद्धिज्म की 3 किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको आप पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, इस तरीके से आपने पढ़ी होंगी। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये तीनों, पिटक का मतलब होता है टोकरी, एक बैम्बू की टोकरी बनी हुई और उसके अंदर 3 किताबें रखी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पाली में मतलब होता है पिटक मतलब टोकरी। ये याद रखें, बुद्धिज्म की जो किताबें हैं वो पाली में। ये ऑप्शन कट जाता है क्योंकि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है वो पाली में। फिर बात करें संस्कृत की या ब्राह्मी की, तो एक तरीके से आपको समझ में आ गया, ये जो है ये ब्राह्मण्स पढ़ा रहे हैं इस चीज में। और पहले ही हमने बता दिया कि ये दोनों का पहला काम ये था कि ये चैलेंज कर रहे हैं या फिर ये उस चीज को डिफाई कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। आपके पास सीधा एक ही ऑप्शन बचेगा अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस से नॉलेज है। और मल्टीपल सोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं। मैं आपको इस चीज के बारे में वाउच कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने ये जो एनसीईआरटीज है ना, ये जो मैं लिखता जा रहा हूं, और 11वीं की फाइन आर्ट्स, ये किताबें अगर आपने पढ़ी है ना पूरी तरीके से, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली इस तरीके के सवालों में, क्योंकि यहां पर 4-5 जगह से आपको नॉलेज को इकट्ठा करके सवाल बनाना होगा। चले दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल, तो यहां आंसर आपको क्लियर हो गया। यहां पर आपका आंसर हो जाता है सी फॉर कैट, दैट इज प्राकृत। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है एंशिएंट इंडिया के बारे में कि क्या कॉमन था, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में क्या कॉमन था, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि बुद्धा और जैनिज्म में हम महावीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। थोड़ा ऐसा हो जाता है जो आप रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए आप जानते हैं बहुत अच्छे से इनके बारे में। बुद्धा ने क्या किया, खाना छोड़ दिया। 2 साधुओं के साथ वो बैठे और उन्होंने तपस्या करने में खान पान सब त्याग कर दिया और ये तपस्या करने लगे। एक समय आता है बिल्कुल पत्ती जैसे पतले हो जाते हैं, लेकिन इनको निर्वाण प्राप्त नहीं होता, इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ये एनलाइटन नहीं होते हैं। जब इनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलता तो ये परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहते हैं ये जो एक्सट्रीम पाथ है ना, एक्सट्रीम पाथ समझते हैं आप, ये 0 है तो -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी वाले जो पाथ है ना, ये काम के नहीं है। यहां पर बुद्धा बात करते हैं मध्यम मार्ग की, मिडिल पाथ की बात करते हैं कि खाना भी है तो ऐसा नहीं कि 56 भोग, और भूखे रहना नहीं है। दोनों जगह 0 मतलब -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में आपको रहना है, एक्सट्रीम्स पे आपको नहीं जाना है। पहली स्टेटमेंट है कि यहां पर कह रहे हैं
अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। इसका सीधा मतलब क्या है कि मजे भी बहुत नहीं करने हैं और एक्सट्रीम पेनेंस तपस्या करनी है। दोनों जगहों पे आपको बात मालूम है, बुद्धा ने ऐसी बात नहीं कही थी। बुद्धा एक तरफ कहते थे कि आप इंजॉय नहीं करें लेकिन मिडिल पाथ को ले। जैनिज्म में कहा जाता था कि आपको अवॉइड करना है, यहां तक कि आपको कपड़े भी नहीं पहनने। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से दिगंबर और श्वेतंबर बनते हैं, वो एक सेक्ट है जैनिज्म। दूसरी जो लाइन है वो कहती है अथॉरिटी है जो वेदास की वो नहीं मानेंगे। ये भी सही बात है, ये मैं पहले ही आपको चर्चा कर चुका हूं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरी है जो रिचुअल्स हैं उनकी एफिकेसी। अब देखिए जो कर्मकांड होते हैं आपने देखे होंगे बहुत सारे रिचुअल्स, एक यज्ञ का कुंड बनाएंगे, उसमें घी डालना है और भी सारी चीजें डाल के मंत्र पढ़ने, उसको आप कहते हैं रिचुअल, वो होते हैं कर्मकांड। इन्होंने कहा कि हमें इस चीज को डिनाई करना है, तो डिनाई तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जहां पर भी पहली स्टेटमेंट आप गलत करते हैं तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है, आपका सीधा आंसर है बी फॉर बॉल। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। और बेस्ड ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज, चाहे एनसीईआरटीज पूरी पढ़ ले और उन पर कमांड हो। पढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने 1 घंटे या 2 घंटे में उसको पढ़ के खत्म कर दिया। आप उसको कितना ज्यादा सिम्बायोटिक तरीके से पढ़ पा रहे हैं, कितना आप उससे सीख पा रहे हैं, वो ज्यादा महत्व रखता है इन कंपैरिजन टू सिर्फ पढ़ना। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं हम। तीसरा सवाल भी एक कहानी के ऊपर है। आपको लगेगा इतनी कहानियां क्यों सुना रहा हूं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री जो पूरी है वही कहानियां है, क्योंकि कहानियों के बिना हम सीखते नहीं हैं। हम चोरी ना करें, हम किसी का खून ना करें, ये सारी चीजें चाहे किसी भी धर्म में सिखाई गई हो, कहानियों के द्वारा सिखाई गई हैं। चाहे मोसेस ने वो चीज सिखाई हो या फिर बुद्ध ने, हमेशा उसको कहानियों से सिखाया गया है। और यहां पर एक कहानी की बात करी गई, इसको कहते हैं मध्यम निकाय या फिर मध्यम निकाय, पाली में इसको मध्यम बोलते हैं। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो है, ये जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। 4 वर्ण हैं, पहले आपके ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद हम आते हैं तो वैश्य, उसके बाद शूद्र। दिक्कत यहां पे ये आती है कि ये दोनों जो है इनके पास पूरा कंट्रोल है सोसाइटी का। अब जब पूरा सोशल कंट्रोल इनके पास है तो इनकी इकोनॉमी भी तो बढ़ेगी, ये अमीर हो जाते हैं इकोनॉमिकली। इस कहानी में ये जो मध्यम निकाय है, इस कहानी में बताया है कि क्या हो अगर शूद्र जो लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाए। इसके बारे में चर्चा करी गई। ये थोड़ी सी कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये 12वीं की एनसीईआरटी में है। अब 12वीं की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होती तो आपको इतनी पूरी कहानी मुझे नहीं बतानी पड़ती, सीधा सीधा आप आंसर पे आ जाते। और आंसर जो इसका है वो है कच्छना। ये सीधा फैक्चुअल हो जाएगा अगर आपको कहानी नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको कहानी मालूम है, थोड़ा बहुत मध्यम निकाय के बारे में मालूम है, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है। यहां आपका आंसर हो जाता है ए फॉर एप्पल। प्रारंभ 2022। जी हां, जो भी एस्पिरेंट्स 2022 यूपीएससी को अपना सपना बनाए हैं उनके लिए ओनली आईएएस प्रारंभ 2022 लेकर आया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाला है। इसके बारे में आगे जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इस प्रारंभ कोर्स में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, आपके बेसिक्स को डेवलप करेंगे। किसी भी बड़ी बिल्डिंग के लिए जिस तरीके से उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए उस तरीके से हम बेसिक्स पे काम करेंगे। आगे हम बात करेंगे कोर एरियाज पे, कोर, फाइनली एडवांस्ड, और उसके बाद हम इंटरव्यू और डेफ प्रिपेयर करने में भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है www.onlyis.com। यहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम डेली अपडेट देते हैं, चाहे टेलीग्राम हो या हमारी वेबसाइट। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है, कोई सवाल है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर है 7007 931 912। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की जानकारी हम आपके साथ इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईज के साथ बने रहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल हमसे पूछ रहा है यक्ष और यक्षिणियों के बारे में। अब ये यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मंदिर का द्वार है, ये एंट्री डोर है मंदिर का। इस एंट्री डोर पे इस तरफ एक मेल डेटी खड़ा होगा और इस तरफ जो है एक फीमेल डेटी खड़ी होगी। ये जो है ये यक्ष और यक्षिणी होते हैं। ये आपको चाहे आप किसी मंदिर में जाएंगे तो भी मिलेंगे,
इस चीज को बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी एसिमुलेट किया गया है। तो ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे 11वीं क्लास का, 11th क्लास फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर को आप पढ़ें, फोर्थ चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा। दीदारगंज की यक्षिणी की बात करें या फिर और भी अन्य तरीके की यक्ष और यक्षिणी की बात करें, बल्कि सीधे तौर पे जो 11वीं की फाइन आर्ट्स की किताब है वो आपके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्ट एंड कल्चर है उसके सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो है ये पॉपुलर हो गई थी, यक्ष और यक्षिणी की जो वर्शिप है इसकी जो प्रैक्टिस है ये बुद्धिज्म के पहले पॉपुलर हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये मंदिरों में पहले से है। तो हमारे यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। यक्ष और यक्षिणी बेसिकली बुद्धिज्म में ज्यादा इस शब्द से संबोधित किया जाता है इनको। उसके अलावा अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो उनको अलग अलग देवताओं के नाम दे दिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ देवता है हमारे यहाँ पे और उसी के हिसाब से इनको भी नाम दिए जाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि ये जो प्रैक्टिस है यक्ष और यक्षिणी की, ये क्या हुआ, इसको एसिमुलेट किया गया था क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म में? तो अभी मैंने बताया, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। मैं जो भी चैप्टर्स यहां बता रहा हूं वो एज ए रेफरेंस आपको बता रहा हूं ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। इसके आसपास भी अगर कोई सवाल आएगा तो वो आपसे बनेगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखें हम तो क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वाज रेनंसिएशन ऑफ डिजायर। ये आपने पढ़ा होगा कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स अगर हैं तो वही दुख का कारण है और उन दुख के कारण को आप रोक सकते हो जिसको निरोध कहते हैं। और निरोध के बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, अष्टांगिक मग्गा कहते थे जिसको। वो 4 कैनन्स ऑफ बुद्धा हैं जो हम जनरली डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बात आती है कि रेनंसिएशन ऑफ डिजायर्स, आप डिजायर्स को खत्म कर दोगे तो जो सफरिंग्स है वो खत्म हो जाएंगी। इस तरीके के एस्पेक्ट की बात करी जाती थी बुद्धिज्म में। जब भी आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस चीज की चर्चा होती है। इन सारी चीजों से आपको पता चल गया होगा कि हमारा आंसर क्या है। आंसर हमारा सी फॉर कैट, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये चीज जो है ना, ये मैं इतने सारे सवाल आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं। रोज हम ये वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं कि आप ऐसी गलतियां ना करें। कभी भी एक आदत बन जाए, जैसे इनकरेक्ट देखा तो एक बड़ा सा गोला मार देंगे आप। क्यों मार देंगे? ताकि आपको याद रहे सवाल पढ़ते पढ़ते कि यहां पर पूछा क्या गया है। यहां उन्होंने ये नहीं पूछा कि इनमें से सही कौन सा है। आप एकदम से पढ़ेंगे, आपने अगर इसको करेक्ट पढ़ दिया आप इसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मिलिंद पन्हो जो है ये बुद्धिस्ट बुक है, ये सबको मालूम है जो भी एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज है। अब इसके बाद एक और बात ये आ जाती है कि हो सकता है आपको इस किताब के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने सवाल सही नहीं पढ़ा तो आपने 2 नंबर तो गवा दिए सीधे सीधे, और माइनस मार्किंग अलग से। जरूरी हो जाता है सवाल को पूरा पढ़ें और जब भी इनकरेक्ट लिखा है उस पर लंबा गोला मार दें। पहली स्टेटमेंट जो है ये आपको सही पता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हमसे पूछा है गलत कौन सी है। फिर आ जाइए आप के तत्वर्धन दिगम। तत्वर्धन दिगम जो है ये, अब इससे एक बात आती है जो मैं आपको समझा दूं। दिगम या दिगमास कहते हैं जिनको, ये जेनास की किताबें हैं, उनके एंड में दिगम लिखा रहता है। ये आप याद रखें। जैसे मैंने आपको जो पिटक के बारे में बताया, जो पिटकाज होते हैं उनमें आप देखेंगे तो सुत पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, इन सब में पिटक एंड में एडेड होता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दिगम अगर लिखा है तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि जेनास की जो बुक्स हैं वो उसमें दिगम होता है एंड में। यहां पे वैष्णविज्म लिखा है, मतलब विष्णु की पूजा से संबंधित या विष्णु से संबंधित एक किताब है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। एक और बात ये भी आती है, 2020 के पेपर में आपने देखा होगा एक किताब है, उसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में पूछ लिया था। अब दिक्कत यह आ जाती है कि इतनी सारी किताबें हैं दुनिया में, आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। वही बिल्कुल इसी एग्जाम्पल में वो जो मेरी बात है वो फिट बैठती है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन हर किताब जो जैनिज्म में बुद्धिज्म में लिखी है वो आपने नहीं पढ़ी होगी। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए चीजों का कि क्या ये चीजें जो ऐड हो रही है, दिगम ऐड हो रहा है तो ये जेना बुक होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा है वैष्णविज्म। इस तरीके से आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। यहां पर देखें आप, जो महापुराना है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बता दूं, ये भी एक जेना की किताब है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है बी फॉर बॉल। जो आपका गलत ऑप्शन है वो है बी। उम्मीद करता हूं यहां से आपको सवाल के साथ साथ सवाल को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूं ये यूपीएससी में नहीं आने वाला, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सवाल को कैसे पकड़ना है और कैसे तोड़ना है ये आपको पता चल जाएगा। 6वें सवाल पर बढ़ते हैं। बात करी जा रही है यहां पर गोमतेश्वर स्टैचू की।
अब जो करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए गोमतेश्वर स्टैचू की बात करी जाए अगर, तो करंट अफेयर अगर आपने फॉलो किया तो जरा सा दिमाग लगाएं। 2017, 18 और 19 खबर में रहे हैं गोमतेश्वर। दूसरी चीज, एंशिएंट हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जब चंद्रगुप्त की बात आती है, जब वो साउथ में जाते हैं और उस तरीके का जो संथारा वगैरह प्रैक्टिस होता है वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब भी थोड़ा बहुत डिस्कशन श्रवणबेलगोला का है या गोमतेश्वर स्टैचू का है। सवाल पढ़े हम अगर, तो यहां पर लिखा है कि ये जो है दुनिया का सबसे अमंग्स्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है। मतलब सीधी सीधी एक ऐसा स्टैचू जो मोनोलिथिक है और दुनिया में टॉलेस्ट स्टैचूज के नाम में आता है। दिक्कत यहां से आती है जब आप पूरा सवाल पढ़ते हैं, पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहां लिखा है तमिलनाडु। अगर किसी ने करंट अफेयर या एंशिएंट दोनों में से कुछ भी पढ़ा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि साहब ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, ना कि तमिलनाडु में। और यहां से आप पहली स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन बचे अब 3, जहां 100% की बात थी अब 75% की बात है। अगला स्टेटमेंट कहता है ये चामुंडराय के द्वारा बनाया गया था। हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आइडिया है आपको, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये स्टैचू जो है वो बाहुबली का है और बाहुबली आदिनाथ के सन। यहां से कौन से बिल्डिंग और सवाल चटकना चालू हो जाता है, सवाल आपसे बनना चालू हो जाता है। अब उसके बाद अगर स्टैचू बनाया जा रहा है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर एडेड मिल जाएगी कि ये जो है कर्नाटक में स्टैचू है, मोनोलिथिक स्टैचू है। उसके साथ में ये जो बनाया गया है बाहुबली का स्टैचू बनाया गया, और बाहुबली का स्टैचू क्यों बनाया गया है, ये कैवल्य के लिए बनाया गया है। अब यहां पर बात आती है कैवल्य की, तो थोड़ा सा मैं कैवल्य के बारे में बता दूं आपको। बात है यहां पर किस चीज की, मोक्ष की। मोक्ष नहीं कह के हम इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं। मान के चलिए जो एक साइकिल है, ये जो साइकिल होती है ना, बर्थ डेथ, तो इंसान के साथ क्या है परेशानी, वो जीवन लेता है फिर मरता है, फिर उसके बाद जीवन लेता है फिर मरता है। इस तरीके से पूरी साइकिल उसके जीवन में चलती रहती है। दिक्कत यही आ जाती है, ये सारे जितने भी हमारे ईस्ट के या फिर जो भी हमारे ओरिएंटल रिलीजन्स हैं, चाहे आप ब्राह्मणिकल रिलीजन्स की बात करें या फिर आप जैनिज्म या बुद्धिज्म की बात करें, सब कहीं ना कहीं आपसे ये बात कहते हैं कि ये जो बर्थ और डेथ की साइकिल है, हमें इससे बाहर निकलना है। ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इससे हमें बाहर निकलना है। और इसके जो चक्र से बाहर निकालने के लिए जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं। एक तरफ जो ब्राह्मण है या जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है वो इसको मोक्ष के नाम से पुकारती है, जो आपकी जैनिज्म है वो इसको कैवल्य के नाम से पुकारेंगे, और जो आपके बुद्धिस्ट हैं वो इसको निर्वाण के नाम से पुकारेंगे। तो यहां से कैवल्य आपको पता चल गया। कैवल्य का अर्थ ये है कि जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है उससे बाहर निकल गए। तो बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर निकल गए। तो यहां से हम अपने जवाब पे आ जाते हैं, जो कि है सी फॉर कैट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से वही है कि कौन कौन से रूलर्स हैं जो जैनिज्म को पैट्रोनेज देते हैं। पुष्यमित्र शुंग, भाई साहब इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो अशोका के प्रोजनीज थे, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उसको इन्होंने मार दिया था। ये ब्राह्मण थे, इन्होंने मारा किसको, अशोका की जो प्रोजनीज है उनको मार दिया, और फाइनली जो शुंग डायनेस्टी है वो एस्टैब्लिश करने का काम पुष्यमित्र शुंग करते हैं। और अगर ये ब्राह्मण है और वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण अप्रोच है इनका अगर, तो क्या ये जैनिज्म को सपोर्ट करेंगे। जैसे ये आता है पहले तो काट दीजिए पहले नंबर को, क्योंकि वो गलत है। दूसरा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद उनके जो बेटे थे बिंबिसार, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था आजीविका को, और उनके जो बेटे थे अशोक, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बुद्धिज्म को। तो ये 3 चीजें हमें जरूरी हैं, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और पढ़ना। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया था, ये ठीक हो गया। कनिष्क भी गलत होगा, मतलब 3 जहां पे उसको भी काट दीजिए। कनिष्क मालूम है ना पैट्रोनेज किसको दिया, बुद्धिज्म को दिया, और सिक्के भी बनाए थे बुद्धिज्म के, जो कॉइन है वो बनाया गया। उसके साथ आपने पढ़ा होगा मथुरा और गंधारा आर्ट। तो गंधारा आर्ट में जो बुद्धा की जो मूर्ति बनाई गई है वो भी उसी समय की बात है जो मैं आपसे बता रहा हूं। तो कनिष्क बुद्धिज्म से संबंधित है। तो आपके पास 2 और 4 बचता है, जो आपका आंसर है। यहां इस सवाल का आंसर है डी फॉर डॉग। इस डिस्कशन को एंड करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो काफ़ी मुश्किलों का सामना किया होगा, जैसे सही सोर्सेज का ना पता होना, सिलेबस के छोटे छोटे डिटेल्स जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं उनका ना पता होना, वगैरह वगैरह। जैसे कि पिछले ही हफ्ते हमें एक पर्सन का कॉल आया था
बहुत रैंडम नंबर था ओनली आईएएस के लिए, अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने ओनली आईएएस चैनल को सुनना स्टार्ट किया था। उसने कई सारे ऐसे सोर्सेस को अपनी तैयारी के लिए चुना था जो कि आज से 10-15 साल पहले चलती थी। और भी कॉल्स और मेल्स हमें आते हैं कि ओनली आईएएस का पता थोड़ा पहले होता तो प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सकता था या फिर और जल्दी सिलेक्शन हो सकता था। तो ऐसे आज भी लोग हैं दूर दराज के गाँव में और भी इधर उधर जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस तो दूर गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ओनली आईएएस के साथ के रियल एक्सपीरियंसेस हमें कोरा पर शेयर कीजिए। चूँकि आप लोग पढ़ने में लीन होते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते होंगे और कोरा एक अच्छा ज़रिया है लोगों को सही रास्ता दिखाने का। आपके इस सपोर्ट के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिन्हें आप चाहें तो उनके साथ वाले लिंक पर क्लिक करके आंसर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं और भी लिखना है तो आप अपने ओनली आईएएस के साथ वाले रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोरा पे लॉगिन करना होता है और आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में एक पौधा लगा के भूल जाते थे, लेकिन बाद में वो पेड़ बन के अनेकों को छाया देता है। उसी तरह आपके ओनली आईएएस के साथ के एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे लोगों को सही मार्ग में चलने का मौका मिलेगा। ऐसा करके आप ओनली आईएएस का सपोर्ट तो कर ही रहे हैं और साथ में उन लोगों का भी सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। आप हमें अपना कोरा पर लिखा हुआ एक्सपीरियंस स्क्रीनशॉट के रूप में मेल भी कर सकते हैं onlyiasexp@gmail.com पे। जिनके भी ये रियल एक्सपीरियंसेस मोटिवेटिंग होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे 10 लोगों को ओनली आईएएस अपनी सभी उड़ान मैगजीन और एक बुक देके उनके प्रिपरेशन को सपोर्ट भी करेगा। हम यूँ तो नहीं कह रहे हैं कि आपके ओनली आईएएस के साथ वाले रियल एक्सपीरियंसेस के बदले हम बुक्स दे रहे हैं, क्योंकि बुक्स तो प्राइसलेस होती है। नॉलेज का अल्टीमेट सोर्सेज हैं बुक्स और कहीं ना कहीं नॉलेज स्प्रेड करना ही हमारा अल्टीमेट एम है। तो आप सभी के इस ग्रैटिट्यूड के बदले ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद।